एक सास की काली बहू और बौना दामाद। पटलीपुरम के छोटे से गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा चेहरे से बहुत सुंदर थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर थे। वो अपनी खूबसूरती और अपनी बेटी और अपने बेटे की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड किया करती थी। वो गांव के कई लोगों को तो बहुत कुछ सुना दिया करती थी, जिसके चलते हर कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। एक दिन राधा गांव की कुछ औरतों से कहती है, अरे देखो तो सही, लीला का दामाद कितना बोना लगता है। मुझे तो देखकर ही हंसी आती है। अरे साथ में चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी का बेटा चल रहा हो। अरे ये बात तो सच है। अरे दामाद तो एकदम ठाड़ा लंबा चौड़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। तुम लोग देखना, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो अपना दामाद कैसा लेकर आऊंगी। ऐसा दामाद लेकर आऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं होगा। देखो बहन, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर तुम किसी को बुरा भला कहती हो तो आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। देखो, मुझे अपना सब पता है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है, और मैं उन दोनों के लिए एक ऐसा लड़का और ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना कि पूरे मोहल्ले में सब लोग देखते रह जाएंगे। राधा को अपनी बेटी और अपने बेटे के ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। वो अपने बेटे और बेटी के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपने बेटे और बेटी की शादी कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उसका बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है, जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आपकी बहू है। अरे पागल, ये तो क्या बकवास कर रहा है। इतनी काली लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकती हो? काले लोग क्या इंसान नहीं होते? क्या इनके अंदर दिल नहीं होता? अरे बेवकूफ, मैं तो चाहती थी कि तेरी शादी में किसी चांद के टुकड़े से करवाऊंगी। देखो माँ, मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब वो इस घर की बहू है। ऐसा कहकर कुणाल जबरदस्ती सुप्रिया को घर में ले आता है, जिसके बाद राधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कई दिनों तक कुणाल से बात भी नहीं करती। एक दिन राधा अपनी बहू सुप्रिया से कहती है, अरे देखो, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर गली मोहल्ले में से हमारे घर पर कोई आए तो उसके सामने अपना मुंह ढक लेना। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे अपनी रंग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कुणाल जी को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो मुझे लोगों को दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर सुप्रिया घर के कामों में लग जाती है। वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। हे भगवान, अब कौन आ गया? अरे सुप्रिया, जाकर एक बार दरवाजा तो खोलना, देखो जरा कौन आया है। सुप्रिया दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी ननद तमन्ना एक बौने आदमी के साथ खड़ी होती है। उसे देखकर सुप्रिया अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह जी वाह, देखो तो सही, माँ जी की बेटी ने तो एक बौने लड़के से शादी कर ली। अब देखती हूँ माँ जी का रिएक्शन कैसा होगा। तभी सुप्रिया राधा को बुलाती है। जैसे ही राधा दरवाजे पर अपनी बेटी तमन्ना को एक बौने लड़के के साथ देखती है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए तमन्ना से कहती है, हे भगवान, तमन्ना, ये तूने क्या किया? तू इस बौने आदमी के साथ शादी कैसे करके आ सकती है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी नहीं तो अपनी माँ की इज्जत रख लेती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपके दामाद हैं, कम से कम इनसे तमीज से बात करो। अरे मुझे छोड़, ये बता, तुझे तमीज है? तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? अरे मैं तेरी माँ हूँ। माँ, अरे अपनी माँ की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? माँ देखो, ये आपका दामाद है और अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता। मेरी शादी हुई है इनसे। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत देती हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। राधा मजबूर हो जाती है और अपनी बेटी को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने बौने दामाद और अपनी काली बहू को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो अपना घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है और घर में पड़ी रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई रोते हुए अपने आप से कहती है, मैंने क्या क्या सोचा था अपने बेटे और बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैं कितना मजाक उड़ाती थी, मैं गांव के सभी लोगों और काली बहुओं का, और आज मेरे ही घर में एक बौना दामाद और एक काली बहू है। बेचारी राधा बहुत ज्यादा परेशान रहती है। वो अपने दामाद और अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक दिन राधा बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चली जाती। हे भगवान, बस कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची हूँ। अगर कोई देखेगा तो मुझे कई बातें सुनाएगा।
राधा एक ऐसी गली से गुजर रही होती है जहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन तभी उस गली से 3-4 औरतें आ रही होती हैं, जो राधा को देखकर कहती हैं, अरे देखो तो सही, ये तो राधा बहन है। ये तो बहुत लोगों का मजाक उड़ाया करती थी ना, बोने लोगों को देखकर और काली बहू को देखकर। आज तो इसके घर में भी एक बोना दामाद और एक काली बहू आ गई है। हाँ हाँ, उस दिन तो ये बहुत ज्यादा बोल रही थी। चलो जरा इसके पास चलते हैं। जैसे वो उसके सभी पास जाते हैं, राधा से कहती है, क्या हुआ राधा बहन, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम अपने दामाद और अपनी बहू ऐसी लेकर आओगी जैसे पूरे गांव में किसी की नहीं है। अब तो तुम्हारे घर में भी एक बोना दामाद और काली बहू आ गई है। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी तो कहते हैं इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। इंसान के साथ कब क्या हो जाए उसे खुद नहीं पता होता। ये सुनने के बाद राधा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उन सभी से कहती है, तुम सभी सच कहती हो, मेरी गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमें कभी किसी के बारे में इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर राधा वापस अपने घर लौट आती है और अपने दामाद और अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और सबकी खूबसूरती उनके चेहरे या उनके शरीर से नहीं दिखती। सबकी खूबसूरती उनके मन से होती है। अगर इंसान का मन साफ और वो नेक दिल का है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके मन में ही खोट हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाया जाता। इसलिए किसी की खूबसूरती और किसी के शरीर को देखकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। प्रेग्नेंट काली बहू का करवा चौथ। अरे बहू, ओ बहू, अरे ओ काली घटा, कहाँ पर है तू? आई माँ जी। काजल तुरंत रसोई से बाहर आती है और अपनी सास से कहती है, बोलिए माँ जी, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? अरे परेशानी ही परेशानी है। तुझे ये घर के काम दिखाई नहीं देते? जब देखो यहाँ से वहाँ काम चोरी करती रहती है। अरे कुछ तो देख लिया कर, इस घर में कितना सारा काम होता है। अब क्या इन सब कामों को मैं करूँगी? नहीं माँ जी, ये सब काम मैं खुद कर लूंगी। आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए। तो इसका मतलब अब तू मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? अरे तू तो मेरे ऊपर अभी से रौब जमाने लगी है। नहीं माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हो। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं तो आपको आराम करने के लिए कह रही थी। तभी काजल का पति सूरज दोनों सास बहू की यह बातें सुन लेता है और उनके पास आकर उनसे कहता है, अरे क्या बात है, तुम दोनों इस तरह क्यों लड़ रही हो? कोई परेशानी है तो चुपचाप सुलझा लो। अरे बेटा देख ले तेरी बहू को, एक तो काली कलूटी है, ऊपर से मेरे ऊपर इतना हुक्म चलाती है, जब देखो अपनी मनमानी करती है। देखो काजल, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो माँ की बात माननी ही होगी, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ऐसा कहकर सूरज गुस्से से चला जाता है। सावित्री ने काजल की शादी अपने बेटे सूरज से केवल इसलिए करवाई थी क्योंकि काजल के माता पिता ने दहेज के साथ साथ बहुत मोटी रकम भी दी थी, जिसे याद करके सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, आज अगर मैंने लालच ना किया होता तो ये काली कलूटी बहू मेरे नसीब में ना होती। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद काजल घर के बाकी के कामों में लग जाती है। ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं, जिसके पूरे 4 साल बाद भी काजल को कोई संतान पैदा नहीं होती, जिस बात से सावित्री काजल को बहुत ताने सुनाने लगती है। अरे तू औरत है या कुछ और? अरे तेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए हैं और तूने अभी तक एक संतान को जन्म नहीं दिया। अरे हमारी पड़ोसन बाला है ना, उसकी बहू ने 2 साल में 2 बच्चे जने हैं, तुझसे तो एक भी ना हो पा रहा। माँ जी, ये सब तो भगवान के हाथों में है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जब वह हमें संतान देना चाहेगा तो हमें संतान मिल जाएगी। हाँ, बस 4 सालों से यही तो देखती आ रही हूँ, जब देखो जुबान चलाने के लिए बैठ जाती है। ऐसा कहकर सावित्री अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी काजल रोने लगती है। जिसके बाद शाम को जब काजल सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाती है तो वहाँ उसे उसकी दोस्त गायत्री उसे मिलती है, जो उसे देखकर उससे कहती है, अरे काजल, तुम कैसी हो? कितने दिनों बाद मिली हो। मैं तो ठीक हूँ बहन, तुम कैसी हो? तुम्हें देखकर तो दिल बहुत खुश हो गया। काफी सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन कुछ समय पहले मैं बहुत परेशान थी। मेरी कोई संतान नहीं थी। कई सालों से मैं और मेरा पति संतान के लिए दुआएं कर रहा था, लेकिन हमें कोई संतान नहीं हो पाई। लेकिन अब मेरे पास एक प्यारा सा बेटा है, वो भी लक्ष्मी माता की कृपा से। ये सब कैसे?
मुझे भी कई सालों से कोई बच्चा नहीं हो रहा, मुझे भी बताओ ताकि मैं भी संतान का सुख प्राप्त कर सकूं। गायत्री उसे लक्ष्मी माता की पूजा के बारे में बताती है। देखो, लक्ष्मी माता बहुत अच्छी हैं, तुम बस उनकी पूजा करो। जब वह तुझसे प्रसन्न हो जाएंगी तो वह तेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा करेंगी। ठीक है गायत्री, अब से मैं भी लक्ष्मी माता की पूरे मन से पूजा करूंगी। उस दिन के बाद से काजल लक्ष्मी माता की पूजा करना शुरू कर देती है। वह सुबह शाम लक्ष्मी माता की पूजा करती है। यह सब देखकर सावित्री अपने मन ही मन सोचती है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसने कोई जादू टोना सीख लिया है, जिसकी वजह से ये सुबह शाम मंदिर में ही पड़ी रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सावित्री काजल को कुछ नहीं कह पाती। एक दिन काजल को सपने में लक्ष्मी माता दिखाई पड़ती है। काजल, मैं तुम्हारी पूजा और श्रद्धा से संपन्न हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए मुझसे। माता रानी, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस मुझे एक संतान चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तभी अचानक से काजल का सपना टूट जाता है और वह नींद से उठकर यहाँ से वहाँ देखने लगती है, जिसके बाद वह दोबारा सो जाती है। और अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है वह रसोई में खाना बनाने लगती है। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ शुरू हो जाती है, जिसके चलते उसे यह मालूम चल जाता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। सूरज काजल की बिगड़ी हुई हालत को देखकर उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां डॉक्टर सूरज से कहता है, आप पिता बनने वाले हैं, मुबारक हो, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट है। यह सुनकर सूरज को बहुत खुशी मिलती है और वह अपनी पत्नी को वापस घर ले आता है। लेकिन घर आते ही जब सूरज अपनी माँ को काजल की प्रेगनेंसी के बारे में बताता है तो उसकी माँ सावित्री का बुरा सा मुंह बन जाता है और वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, काजल तो इतनी काली है कि मैं क्या बताऊं। मैं नहीं चाहती इसका कालापन तेरे आने वाले बच्चे पर आए, इसलिए इससे कह दियो दूध में केसर डालकर रोज पी लिया करे, नहीं तो बच्चा भी इसी की तरह काला कलूटा पैदा होगा। सूरज अपनी माँ के साथ साथ काजल को भी प्यार करता था, इसलिए उसे उसके कालेपन से कोई परेशानी नहीं थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और अब काजल को 9वां महीना चल रहा होता है। लेकिन उसी बीच करवा चौथ का व्रत आ जाता है। काजल अपनी सास सावित्री के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, करवा चौथ का व्रत आ रहा है, मुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। अरे गर्भवती औरतें कोई व्रत नहीं रखती, जा जाकर आराम कर ले। सावित्री करवा चौथ का व्रत रखने के लिए मना कर देती है। जैसे ही शाम होती है, शाम को काजल के फोन पर एक कॉल आता है। हेलो, कौन बोल रही हैं आप? देखिए जी, मैं जीटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। आपके पति सूरज का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, फौरन हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जिसके बाद वो अपनी सास सावित्री के साथ सीधे हॉस्पिटल पहुंचती है। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सूरज के बचने के चांसेस बहुत मुश्किल है, जिसके चलते उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगी। अगर करवा माता सच्ची हैं और उनमें शक्ति है तो वह मेरे पति को बचा लेंगी। अब उनका इम्तिहान ही सही। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, काजल अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रख लेती है और शाम को 4 बजे करवा चौथ की कथा सुनती है और रात को हॉस्पिटल से ही चांद निकलने का इंतजार करती है। जैसे ही चांद निकलता है, चांद को देखकर अपने करवा चौथ का व्रत खोलती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगता है, जिसके बाद सावित्री उसे सहारा देते हुए डॉक्टर के पास ले जाती है और डॉक्टर उसे ओपीडी में ले जाते हैं। कुछ ही घंटों बाद ओपीडी से एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगती है। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। मुबारक हो, आप दादी बन गई, आपको एक पोता हुआ है। यह सुनकर सावित्री को बहुत खुशी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ सूरज भी खतरे से बाहर निकल आता है, जिसके बाद सावित्री भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। उस दिन के बाद से सावित्री को समझ आ जाती है कि इंसान गोरा हो या काला, उसका मन हमेशा साफ होना चाहिए। काली और गोरी बहू की दिवाली शॉपिंग। धवलगढ़ गांव में सौदामिनी नाम की एक सास अपनी 2 बहुओं इंदु और कविता के साथ रहती थी। सौदामिनी अपनी दोनों बहुओं के बीच दोहरा बर्ताव करती थी, जिसके पीछे का कारण था उसकी बहुओं का काला और गोरा रंग। जहां बड़ी बहू इंदु बेहद ही काली थी, वहीं छोटी बहू कविता रूपवती थी। आंगन में बैठी सौदामिनी गुस्से से चीखती है, अरे अमावस की रात जिंदा है कि निपट गई? सवेरे के 6 बज गए, बावजूद इसके मुझ बुढ़िया को चाय भी नसीब न हुई अभी तक। हाथों में चाय का कप लिए हुए
इंदु तेज गति से अपनी सास के पास आती है। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। सौदामिनी इस सोच में थी कि किस तरह अपने गुस्से का गुबार अपनी काली बहू पर बरसाए, इसीलिए वो जानबूझकर चाय में नुस्ख निकाल कर कहती है, बेड़ा गर्ग हो तेरा, क्यूरी कर लो माई, तेरे मायके में ऐसी ही चीनी कम चाय बनती थी क्या? ऐसा लग रहा है चाय में दूध की विधि की है तूने। माँ जी, मैंने रोजाना की तरह नपे तुले हाथों से ही आपकी चाय बनाई थी। अरे ये दकियानूसी दलीलें देना बंद कर और जाकर मेरे लिए दूध की चाय बना ला। एकदम मेरी कविता बहू के दूधिया चेहरे जैसी चाय चाहिए मुझे। इंदु के लिए ये पहली दफा न था जब उसे अपने कालेपन के लिए सास की कटु शब्द सुनने पड़ रहे थे। बावजूद इसके इंदु अपनी सास के खिलाफ एक शब्द नहीं कहती थी, मगर उसकी देवरानी कविता उसके बोल बाण बनकर उसके काया को भेदते थे। जी ठानी जी, आप रो रही हैं। वैसे आपके ये काले चेहरे की तरह आपके आंसुओं की बदरा भी काफी पक्के रंग की है। समय गुजरता चला जाता है, जहाँ एक ओर इंदु सारा दिन एक सांस पर ससुराल के कामकाज में दिन बिसराती, वहीं दूसरी ओर कविता पलंग तोड़ती रहती। वो कहावत तो आप सभी ने सुनी ही होगी कि जब पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। इंदु को इतना करता देखकर उसका पति श्रवण बोलता है, माँ, बहुओं के बीच आपका ये दोहरा बर्ताव कब खत्म होगा? अरे इंदु भी इंसान है, काट की कठपुतली नहीं जो सारा दिन आपके इशारों पर नाचती रहे। और एक बहू को आपने बाई बना रखा है और दूजी को सरमत्थे बिठा रखा है। ये भेदभाव सिर्फ इस कारण क्योंकि इंदु कविता की तरह सुंदर और गोरी नहीं, बल्कि उसका चेहरा श्यामल है। क्यों री मेरी नक्कारी औलाद, अब तू बीवी के लिए अपने माँ से बगावत करेगा? अरे कविता पूरे समाज के सामने इस घर की बहू बनी है, मगर तेरी ये काली बीवी जबरन इस घर की बहू बनी है। जाने इस काली कमली ने तुझ पर क्या टोना टोटका किया जो तू जब देखो इसकी पक्षधारी करता है। जरूर इस बैरन ने ही तेरे कान भरे होंगे। श्रवण जी, भगवान के लिए शांत हो जाइए, आपको मेरी सौगंध। इंदु की कसम के आगे श्रवण चुप्पी साध कर दफ्तर चला जाता है। फिर एक दिन, अरे ओ मेरी कोयला खदान बहू, कहाँ मर रही है? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ, तुझे तो फुहर बनने से फुर्सत है नहीं। दीपावली के त्योहार में सिर्फ एक सप्ताह बाकी है। आज से ही घर की सफाई शुरू कर दे। इतने बड़े घर बार की सफाई मैं अकेले कैसे करूंगी? बेहतर होता कि आप हम दोनों बहुओं के बीच दिवाली की सफाई का बंटवारा कर देती। मैं और दिवाली की सफाई बिल्कुल भी नहीं। माँ जी, जेठानी जी जानबूझकर मुझसे दिवाली की सफाई करवाना चाहती हैं, ताकि मैं भी इनकी तरह काली कुरूपा हो जाऊं। सौदामिनी अपनी गोरी बहू के भड़काऊ बोलबाले में आकर बेचारी काली बहू पर बिगड़ते हुए बोलती है, कान खोल कर सुन ले मेरी काली बहू, दिवाली की सफाई तुझे ही करनी है और वो भी अकेले, समझी? ये तेरी सास की सख्त चेतावनी है। इस तरह कविता कामों से बच निकलती है और दिवाली की सफाई का सारा भार बेचारी काली बहू के कंधों पर पड़ जाता है। वो चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ अपनी सास और देवरानी की जी हुजूरी करने के बाद दिवाली की साफ सफाई में संलग्न हो जाती। जैसे तैसे 2 दिन के अंतराल में वो दिवाली की सफाई खत्म हो जाती है। तभी कविता अपनी सास सौदामिनी से कहती है, माँ जी, कल धनतेरस है, डैडी ने मुझे घर बुलाया है। अब शादी के बाद बहू का मायके खाली हाथ जाना जचता नहीं और मेरे पास कोई कोरी साड़ी भी नहीं बची। सभी एक न एक बार पहन चुकी हूँ, इसीलिए मुझे साड़ी चाहिए। अरे बहू, परेशान मत हो, तेरी सास तुझे कल सवेरे ही शॉपिंग पर ले जाएगी। अगले दिन सौदामिनी अपनी गोरी बहू को शॉपिंग कराने के लिए एक महंगे से मॉल में ले जाती है, जहाँ कविता कहती है, वाह माँ जी, मुझे ये कांजीवरम की साड़ी चाहिए। मैम, इस मॉल की सबसे महंगी साड़ी है, पूरे 21,000 की साड़ी है ये सुनकर कविता जानबूझकर हताश होने का स्वांग रचाती है, जिसे देखकर उसकी सास कहती है, अरे बहू, तू सिर्फ साड़ी पसंद कर, पैसों की चिंता अपनी सास पर छोड़ दे। सौदामिनी की ये बात सुनकर गोरी बहू कई महंगी साड़ी और मेकअप की शॉपिंग करती है, जिसके बाद वो धनतेरस के दिन खास उसे सोने के जेवर गड़वाती है। घर आकर गोरी बहू शॉपिंग
का जी बखान करके इंदु को जलाती है। शुक्रिया माँ जी, ये तो मेरी सोच से परे है। आपने मुझे पूरे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करवाई है। अरे बहू, तेरी सुंदरता के सामने ये लाखों की शॉपिंग भी फीकी है। कल सवेरे तुझे तेरे मायके जाना है, मगर बड़ी दिवाली के भोर तक आ जाना, वरना बगैर तेरे चांद से चेहरे के ये दिवाली फीकी बेरंग हो जाएगी। अब दिवाली की अमावस रात में ये काली बहू तो उजियारा करने से रही। अगली ही सुबह कविता सज धज कर अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। उसी सांझ इंदु हिचकते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, कल दिवाली है, आपने कविता को शॉपिंग करा दी, मुझे दिवाली की खरीदारी नहीं कराएंगी? हाँ चल, तू क्यों पीछे रहेगी। सौदामिनी बेमन से काली बहू को शॉपिंग कराने के लिए एक सस्ती सी साड़ी की दुकान में लाकर कहती है, अरे ओ भाई साहब, कोई सस्ती सी साड़ी दिखाना। ये लीजिए काकी, ये साड़ी सिर्फ 500 की है। ठीक है, ये साड़ी पैक कर दो। इसके बाद सौदामिनी घर की ओर अग्रसर होने लगती है, जिसे देखकर इंदु कहती है, माँ जी, आप इतनी तेजी से कदम क्यों बढ़ा रही हैं? आपने बगैर मेरी पसंद पूछे ही सस्ती सी एक साड़ी खरीद ली और वही कविता को लाखों की शॉपिंग कराई। दिखा दी डा। अरे मेरी गोरी बहू की बराबरी करने से पहले अपने बेरंग चेहरे को देख लिया कर। तेरे इस पक्के रंग पर 5 लाख और 500 की साड़ी एक सी ही लगेगी, तो खामखा क्यों शॉपिंग का बिल बढ़ाना। अब चल चुपचाप, नकूशा कहेंगी। सास की बुरी बातों को सुनकर बेचारी बहू चुप्पी साध लेती है। दिवाली के दिन कविता ससुराल आ जाती है। उस सांझ सभी दिवाली का जश्न मना रहे थे, मगर काली बहू दीवट पर बैठी थी। तभी आसमान से उड़ता हुआ एक रॉकेट बम सौदामिनी की साड़ी पर आ गिरता है। देखते ही देखते उसकी साड़ी आग की लपटों में सन जाती है। आह, अरे कविता बहू, बचा मुझे। माफ करना माँ जी, आपको बचाने के चक्कर में मेरा सुंदर रूप झुलस गया तो। कविता अपने कदम पीछे कर लेती है। वहीं काली बहू इंदु बिना अपनी जान की परवाह किए सास को बचाने की खातिर आग में कूद पड़ती है। तभी आस पड़ोस के लोग पानी की फुहार से आग पर काबू पाते हैं और इंदु बोलती है, माँ जी, आप ठीक तो हैं? ये सुनकर सौदामिनी के चेहरे पर प्रश्न चिन्ह पड़ जाता है। उसे बीता सब कुछ याद आ रहा था, जिसके बाद वो पछताते हुए कहती है, बहू, मुझको माफ कर दे। मैंने हमेशा तुझे जली कटी बातें सुनाई, बावजूद इसके तूने आज मेरी जान बचाई है। कविता ने एक ही पलछिन में मुझसे पल्ला झाड़ लिया, मगर तूने मुझे बचाया। तूने मुझे आज ये समझाया कि रिश्तों की पहचान रंग रूप से नहीं, बल्कि साझेदारी से साबित होती है। आज से तू इस घर की लक्ष्मी है बहू। माँ जी, ये माँ लक्ष्मी की ही महिमा है जो आज मुझे पूरे तौर से बहू की पहचान मिल गई। शुक्रिया माँ जी। इस तरह दीपावली के सुनहरे मौके पर काली बहू को सम्मान सहित बहू का पुख्ता पद मिल जाता है और समय के साथ कविता में भी सुधार आ जाता है। राजा की काली प्रेग्नेंट बहू। तर्शीश में बसे इंद्रप्रस्थ साम्राज्य के राजा रंजीत सिंह से उसकी प्रजा बेहद प्रसन्न थी। एक दिन राजा अपने पुत्र नरेश से कहते हैं, पिताश्री, आपने मुझे पुकारा? हाँ युवराज नरेश, अब आप सयाने हो चुके हैं। आपके विवाह के लिए सैकड़ों प्रस्ताव आ चुके हैं। हमने आपके खातिर मगध के राजा अग्रसेन की पुत्री अपराजिता का चयन किया है। एक स्त्री में होने वाले सभी गुण उसमें शामिल हैं। वो रूपवती और गुणवती दोनों है। राजा नरेश बिना कोई आपत्ति जताए पिता के फैसले के आगे सर झुका देते हैं। कुछ ही दिनों के बाद राजा के बेटे नरेश और अपराजिता की शादी हो जाती है। सर से पांव तक दुल्हन के लिबास में सजी रानी अपराजिता का दूधिया शरीर हीरे के समान चमक रहा था। राजा रंजीत सिंह कहते हैं, अपराजिता बहू, तुम हमारी बहू नहीं बल्कि इस महल की महारानी, यहाँ की रौनक हो। इस पूरे नगर में राजा रंजीत सिंह के बहू जैसी सुंदर स्त्री और कोई नहीं है। राजा रंजीत सिंह की बातों में अपराजिता को रंग के प्रति एक बड़ा भेदभाव दिख जाता है। शादी की सेज पर बैठी रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। पता नहीं, पर पिताश्री के वार्तालाप में रंगभेद की कूटनीति दिखाई पड़ रही थी। जब पिता का आचरण ऐसा है तो पुत्र का कैसा होगा। अपराजिता ऐसा कह ही रही थी कि अचानक कमरे में राजा नरेश आकर कक्ष का किवाड़ भीतर से बंद करके कहते हैं, क्या हुआ रानी अपराजिता? आपके मुख पर
ये कैसा प्रश्न चिन्ह पड़ा हुआ है? राजा नरेश, क्या व्यक्ति की तन की सुंदरता ही सर्वोपरि है? मन के मेल का कोई महत्व नहीं? महत्व तो है रानी, मगर पिताश्री के लिए केवल शारीरिक सुंदरता ही सर्वोपरि है। किंतु मधुरता हर एक बुरे इंसान को बदलाव दे सकती है। इंसान को उसकी शारीरिक सुंदरता नहीं, बल्कि उसका भला आचरण खूबसूरत बनाता है। राजा नरेश की ये बात सुनकर अपराजिता कहती है, मुझे तो आभास ही नहीं हो रहा कि आपके और पिताश्री के बीच रक्त संबंध है, क्योंकि आपके और उनके विचार एकदम पूर्व और पश्चिम के नाई हैं। मगर मुझे इस बात का घमंड है कि मैं आप जैसे राजा की अर्धांगिनी हूँ। इसके बाद राजा नरेश और रानी अपराजिता सुनहरा समय साझा करते हैं, मगर किसे पता था कि अब जो होने वाला था वो बेहद अलग था। सवेरे जैसे ही रानी अपराजिता खुद को शीशे में निहारती है, वो बेहद भयातुर हो जाती है। वो देखती है कि सर से पांव तक उसका सुंदर शरीर काले कोयले के समान हो चुका है। बदले बदसूरत रूप को देखकर रानी रोने लगती है। उनकी सिसकियां पूरे महल में सन्ना उठती है। ये कैसे हो गया? मेरा सुंदर स्वरूप श्यामल कैसे हो गया? अचानक राजा रंजीत सिंह वहां पधारते हैं और बहू का बदला हुआ काला चेहरा देखकर रोष में आकर कहते हैं, बहू रानी, ये क्या? तुम्हारा कंचन मुख काली बद्रा में कैसे बदल गया है? राजा रंजीत सिंह की बहू काली, ये हमें कदापि मंजूर नहीं। रानी अपराजिता के मन में सैकड़ों सवालों के सैलाब उमड़ रहे थे। अपनी बदसूरती को लेकर उनकी आंखों में बदरा बरस रही थी। ऐसे में काले रूप को लेकर ससुर के कड़वे बोल उनके मन को घायल करने में बाण का काम कर रहे थे। राजा अग्रसेन ने हमारे संग छल किया। उनकी बेटी का सुंदर स्वरूप महज एक मिथ्या थी। सौंदर्य प्रसाधन के सहारे उन्होंने अपने काली बेटी को हमारी बहू बनाकर भेजा। इससे पहले कि हम अपना आपा खो बैठें, दासियों, इस काली बहू को काल कोठरी में डाल दिया जाए। पिता के फैसले के आगे राजा नरेश चुप हो जाते हैं। 2 माह बीत जाते हैं। फिर एक रोज काल कोठरी में बंद काली बहू बेहोश हो जाती है, जहां एक वैद्य से उनकी जांच पड़ताल में ये पता चलता है कि राजा रंजीत सिंह की बहू गर्भवती है। कदापि नहीं, इस काली बहू की कोख से जन्म लेने वाला अंश भी इसके जैसा नकुशा निकलेगा। राजा रंजीत सिंह इस काली कुरूपा बहू को देश निकाला देते हैं। कहते हैं ना कि जब पानी सर से ऊपर हो जाए तो गूंगे भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार राजा नरेश बोल पड़ते हैं, पिताश्री, कोख का फल तो ईश्वर का आशीर्वाद होता है। आप अपनी बहू को इसलिए देश निकाला दे रहे हैं क्योंकि वो काली है? ये कहाँ का न्याय है? राजा नरेश, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि अब तुम अपने पिता से प्रश्न करोगे। दोनों बाप बेटे के बीच की बहस बढ़ता देखकर काली बहू कहती है, कृपया आप दोनों शांत हो जाइए। पिताश्री, आपकी इच्छा अनुसार मैं काली बहू अपने कोख में पल रहे अंश के साथ इस नगर से जा रही हूँ। राजा नरेश, आपको मेरे सिंदूर की सौगंध, मेरे पीछे ना आना। सतयुग में रानी सीता को भी गर्भावस्था में अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। अब मेरी बारी है। काली बहू अपने ससुर के फैसले के आगे सर झुकाकर इंद्रप्रस्थ साम्राज्य से निकल जाती है, जिसके बाद साम्राज्य छिन्न भिन्न हो जाता है। प्रजा के बीच त्राही त्राही मच जाती है, जिससे परेशान होकर राजा रंजीत सिंह पुरोहित आचार्य को महल में आने का आमंत्रण देते हैं। प्रणाम पुरोहित जी। बरसों से जो साम्राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था, वो आज चरमरा चुका है। धरा बंजर बेजान पड़ी है, सरोवर भी सूख गए। आखिर ये क्यों? जो बोया है ये उसकी कटनी है, करनी होगी राजा। इस साम्राज्य पर एक साम्री स्त्री का श्राप है। ये सुनकर राजा रंजीत सिंह बीते दिनों में खो जाते हैं। राजा रंजीत सिंह हाल ही में राजगद्दी पर बैठे थे। उनके महल में सैकड़ों दासियां थीं। उनमें से एक थी भागीरथी की पुत्री भार्गवी। वो बेहद सांवली थी, मगर उसका नयन नक्श तजोमय था। वो निस दिन महल में पानी पहुंचाती थी। वासना में लिपटे राजा ने भार्गवी को अपनी शारीरिक भोग विलास का साधन बनाया। भार्गवी के गर्भवती होने की खबर जब उसकी माँ भागीरथी को जान पड़ती है तो वो कहती है, भार्गवी, तुम्हारी कोख में किसका अंश है? बोलो भार्गवी, इससे पहले कि देर हो। वो कपकपाती जुबान से कहती है,
राजा रंजीत सिंह। भागीरथी भार्गवी को लेकर राजा रंजीत सिंह के महल में आती है। राजा उसे एकांत में बात करते हैं। राजा, मेरी भार्गवी पेट से है, आप पिता बनने वाले हैं, मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए। राजा उन्हें सोने की अशर्फी से भरी पोटली पकड़ाते हुए कहते हैं, रात के अंधियारे और दिन के उजाले का कोई मेल नहीं। तुमने सोचा भी कैसे मैं तुम्हारी काली बेटी मेरी पत्नी बनने योग्य है? ये लो और जल्दी बनो। ऐसा न कहिए महाराज, मेरे कालेपन की सजा मेरे कोख को मत दीजिए। हमारे समाज में बिना पिता के पुत्र जनने वाली सामरी स्त्री को नगर वधू बनना पड़ता है। तो फिर बन जाओ नगर वधू, इससे लोगों का मनोरंजन तो होगा। ये सुनकर गर्भवती भार्गवी रोक्ष में आकर कहती है, महाराज रंजीत सिंह, तुमने मेरे कालेपन के कारण मेरी काया और कोख दोनों पर कालिख पोती है। मैं सामरी स्त्री तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे पुत्र की संगनी विवाह के पहली रात सुहाग की सेज पर ही काली बहू बनकर गर्भवती होकर डगर डगर भटकेगी। पिता के पापों की कटनी पुत्र पर पड़ती है। राजन, उस स्त्री के श्राप से ही तुम्हारी बहू बहुत काली बन गई है। इस श्राप का कोई तो समाधान होगा। है, तुम्हें उस सामरी स्त्री और उसके पुत्र को स्वीकार करना होगा, जिसके पश्चात तुम्हारी काली बहू अपने असली अक्ष में आ जाएगी। राजा स्वयं अपने घोड़े पर सवार होकर साम्राज्य की सीमा में जाते हैं। अंत में उन्हें इंद्रप्रस्थ के जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है, जहां उनकी काली बहू और भार्गवी एक साथ दिखती हैं। पिताश्री, आप यहाँ? पुत्री, क्या तुम इस उद्दंड राजा को जानती हो? ये मेरे ससुर हैं। ये सुनकर भार्गवी अचंभित हो जाती है और राजा रंजीत सिंह उसके पैरों में गिरकर कहते हैं, भार्गवी, मैं बेबस राजा तुम्हारे पैरों में पड़ा हूँ, मुझे माफ कर दो। ससुर के श्राप की सजा मेरी बहू को मिल रही है। उसका रूप छिन गया। क्रूरता में आकर मैंने अपनी काली बहू को देश निकाला दे दिया। ये सोचा ही नहीं कि मेरे ही कर्मों की सजा मेरी काली बहू को मिल रही है। राजा का बदला मन देखकर बूढ़ी भार्गवी कहती है, तुमने अपने पापों का पश्चाताप कर लिया, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। इसी के साथ काली बहू का स्वरूप सुंदर हो जाता है और राजा सामरी स्त्री को पूरे साम्राज्य के सामने अपनी पत्नी का पद देते हैं। इसी के साथ राजा की काली बहू की ये कहानी यहीं समाप्त होती है। पौराणिक विद्वानों के अनुसार पूर्वजों के पापों की सजा भावी पीढ़ी को भुगतनी पड़ती है, जो 100% सत्य है। जादुई फेस क्रीम। रूपा, हल्दी चंदन का लेप बनाया है, जल्दी से इसे अपने चेहरे पर लगा ले। ये तेरे गोरे रंग को और भी ज्यादा संवारने और निखारने का काम करेगा। माँ, मुझे इस हल्दी और चंदन के लेप की जरा भी जरूरत नहीं है। मेरा चेहरा तो पहले ही इतना गोरा चिट्टा है। इसे इस काली कमली सावरी को दे दो। बिल्कुल नहीं, ये लेप इस काली कलमुही के लिए जरा भी नहीं है। इसका जाने कैसा काला कोड़ इसके शरीर पर सराबोर है। चाची, माना कि मैं बदसूरत हूँ, मगर हूँ तो इंसानी। अब भगवान ने मुझे सांवला बनाकर भेजा है, तो इसमें मेरा क्या दोष? अरे बंद कर अपनी बकैतियाँ। आई काली कलमुही, ज्यादा जबान चलाई तो तेरे कोयले से काले होंठ को ऐसी चोट दूंगी कि जीवन भर याद रखेगी। सावरी रोती बिलखती हुई काम करने लगती है। ये पहली दफा नहीं था जब सावरी को अपनी चाची और अपनी बहन के मुंह से बुरा बखान सुनने को मिला। सावरी ने होश भी न संभाला था कि उसके माता पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद सावरी चाचा चाची के संग रहने लगी। सावरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए बोलती है, माँ, चाची प्रत्येक दिन मुझे काले रंग के लिए कोसती रहती है। अपने ही घर में नौकरों से बढ़कर सतब सहती हूँ। आपकी बेटी सावरी को हमेशा अपने सावले रंग के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है। रात के सन्नाटे में सावरी की सिसकियां साफ तौर से उसकी मनोदशा को दर्शा रही थी। उसकी आंखों से देर रात बेबसी की बौछार बरसती है। अगली सुबह, काली कोयला, सवेरे के 6 बज चुके हैं, चल उठ और काम पर भिड़ जा। जल्दी से मेरे लिए चाय ला। बस चाची, 5 मिनट में आपकी चाय लेकर आती हूँ। चंदा का सावरी और अपनी बेटी रूपा के प्रति दोहरा बर्ताव उसके रंग भेद को साफ शब्दों में साझा करता था। ये लो चाची चाय। जैसे ही चंदा चाय की पहली घूंट गले से उतारती है,
वो गर्मा गर्म चाय सावरी के चेहरे पर उड़ेल देती है। चाय की गर्माहट से सावरी जोर शोर से चीखती है। माँ, मेरा चेहरा, चाची मेरा चेहरा जल रहा है। तो जल जाने दे काली कमली, किसी काम की नहीं है। तू जानबूझकर चाय के नाम पर चाशनी बना कर लाई थी ताकि मैं मधुमेह की बीमारी से मर जाऊं। वैसे भी तेरा चितकबरा चेहरा निहारने लायक नहीं है। सावरी दर्द से करहाती हुई अपने कमरे की ओर दौड़कर आईने में खुद को देखती है। मेरा चेहरा चाची ने जला दिया। सावरी, चाय से जलने के बाद तेरा चेहरा तो एकदम उबले हुए शकरकंद के जैसे मुरझा गया। बदसूरत तो तू पहले ही थी, अब दागदार भी हो गई। मुझे देख, मेरा चेहरा एकदम चांद सा चमचमा रहा है। हाँ। रूपा अपने गोरे रंग पर गुमान दिखाकर वहां से चली जाती है और सावरी अपनी स्वर्गवासी माँ की तस्वीर सीने से सटाकर कहती है, माँ, चाची ने जानबूझकर मेरा चेहरा जला दिया। माँ, आखिरकार मैं इतनी कुरूप और काली क्यों हूँ? काश कि मेरी भी सूरत और लड़कियों जितनी सुंदर होती। सावरी भाव विभोर होकर अपनी बदसूरती के बारे में सोचकर बहुत रोती है। तभी तस्वीर के पिछले भाग से एक चिट्ठी निकलती है। ये चिट्ठी तो सालों पुरानी प्रतीत हो रही है। शायद माँ ने ये मेरे लिए लिखी है। सावरी जैसे ही उस चिट्ठी को खोलती है, उसकी माँ का अक्ष चकाचौंध चमक के साथ चिट्ठी पर प्रतिबिंबित होता है। सावरी, मेरा ये संदेश तुम्हें सयाने पड़ाव पर मिलेगा। कोठी के एक खुफिया दीवार के दराज में मेरे साज श्रृंगार का एक बक्सा होगा। उसके भीतर एक जादुई फेस क्रीम होगा। मैं जानती थी कि भावी भविष्य में तुम्हें उसकी जरूरत आन पड़ेगी। जैसे ही तुम उस जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाओगी, तुम्हारा चेहरा चमकते सितारों के सांचे में ढल जाएगा। किंतु स्मरण रहे, उस जादुई फेस क्रीम का असर सांझ के सूरज के संग ढल जाएगा। तब तुम पुनः अपना चेहरा धोकर उसे लगाना। उस जादुई क्रीम से तुम्हें अपनी कुरूपता से निजात मिल जाएगी। उसका प्रयोग एक सीमा में ही करना। चिट्ठी में लिखे बोल खत्म होते ही कुसुम का अक्ष ओझल हो जाता है। सावरी कोठरी में आकर खोजबीन करती है। मिल गया माँ बक्सा। सावरी जैसे बक्सा खोलती है, जादुई फेस क्रीम उसके हाथ लगती है। जरूर वह जादुई फेस क्रीम यही होगी। मुझे फौरन इसे अपने चेहरे पर लगाना होगा। सावरी शीशे के सामने खड़ी होकर जैसे ही जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है, एक चकाचौंध चमक उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देती है और सावरी खुद को देख स्तब्ध रह जाती है। क्या ये मेरा ही सुंदर चेहरा है? कहीं ये सुंदर सूरत कोई स्वप्न तो नहीं? शुक्रिया जादुई फेस क्रीम, तुमने तो मेरी काया पलट ही कर दी। अरे ओ सावरी, इतना काला कुमलाया चेहरा एकाएक चांद जैसा कैसे चमक उठा? क्यों चाची, आप चुप ही रहेंगी? कुछ कहेंगी नहीं? अरे कोई आसमान की बुलंदी नहीं छू ली तूने। तेरा ये सुंदर सूरत किसी सौंदर्य प्रसाधन का कमाल होगा। बस 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात आएगी। देखना रूपा। सावरी के सामने तो दोनों माँ बेटी स्वांग तो रच लेती हैं। सांझ होते ही सावरी का चेहरा पहले की भांति भद्देपन में ढलना शुरू हो जाता है। इससे पहले कि मेरा चेहरा काला हो, मुझे जल्दी से जादुई क्रीम को चेहरे पर लगाना होगा। सावरी अपना मुंह धोकर फौरन जादुई फेस क्रीम को चेहरे पर लगाकर कहती है, ए जादुई क्रीम, इसी पलछिन मेरे सूरत को सुंदरता में शुमार कर दो। सावरी के स्वर शब्द सुनकर जादुई फेस क्रीम उसकी सूरत को सुनहरी सुंदरता से सराबोर कर देता है। ये देख बाहर खड़ी उसकी चाची और रूपा कहती है, अच्छा, तो इस जादुई क्रीम से इसके चेहरे की काया पलट हुई है। माँ, इसकी सुंदरता मेरे सीने में फांस की तरह चुभ रही है। चिंता ना कर रूपा, आज रात इसके सोने के बाद ये जादुई क्रीम हम चुरा लेंगे। दोनों माँ बेटी सावरी के सोने की ताक में रहती हैं। आधी रात उसे गहरी नींद में पाकर दोनों दबे पांव जादुई क्रीम अपने कमरे में लाती हैं। ये लो रूपा, जल्दी से इस जादुई क्रीम को अपने गोरे चिट्टे चेहरे पर लगा। रूपा जल्दी से जादुई फेस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाकर शीशे में निहारती हुई कहती है, ए जादुई फेस क्रीम, जल्दी से मेरा चेहरा सावरी के सूरत से भी सुंदर कर दे। माँ, ये जादुई क्रीम अपना कौतुक करतब क्यों नहीं दिखा रही है? सब्र रख रूपा, इतनी आतुरता भली नहीं।
एकाएक रूपा का रूप सर से पांव तक काले भद्दे रूप में सराबोर हो जाता है। माँ देखो, जादुई क्रीम ने मेरे सुंदर चेहरे को काला कर दिया। अब मैं क्या करूं? अरे तू पहले इतनी गोरी चिट्टी थी, देखना ये जादुई क्रीम चंदा के रूप को कैसे चमकाती है। अपने सुंदर रूप का स्वार्थ साधने के लिए चंदा भी जादुई क्रीम को अपने चेहरे पर लगाती है। चंदा भी सिर से लेकर पांव तक काली हो जाती है। हाय री अम्मा, इस जादुई क्रीम ने तो मेरा भी चेहरा चितकबरा कर दिया। अरे ये कैसी क्रीम है? चंदा के चीखने की आवाज सुनकर सावरी वहां आती है। क्या हुआ चाची, आप इतनी रात को चीख क्यों रही हैं? अरे सावरी देख, तेरी चाची के चेहरे की क्या दशा हो गई। तेरे जैसा रूप पाने की होड़ में हम दोनों ने छिपकर ये जादुई क्रीम लगाई। हमारा चेहरा संवारने निखरने की बजाय बतौर बदसूरत में बदल कर कुछ कर बिटिया। जरूर आप दोनों ने जादुई क्रीम का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा मात्रा में किया है। चिंता मत कीजिए चाची, आप दोनों अपने चेहरे को जैसे ही गुलाब जल से धोएंगी, आप पहले जैसी ही हो जाएंगी। दोनों जैसे ही अपना चेहरा धोती हैं, उनका चेहरा पहले की भांति सुंदर हो जाता है। सावरी, तेरी चाची ने हमेशा तेरे काले रंग के लिए तुझे कोसा, मगर तूने आज भी हमारी मदद की। हाँ सावरी, मैंने भी अपने गोरेपन का गुमान दिखाकर तुम्हें कितना बुरा भला कहा। रूपा और चाची, अगर भगवान एक इंसान में सारे गुण दे तो व्यक्ति को अहंकारी होते देर नहीं लगती। ईश्वर हमें जिस रूप में साँचे में सृजता है, उसके पीछे विशेष विषय होता है। अब मेरा चेहरा कितना काला था, मगर मेरे पास जादुई क्रीम है जिसने मेरी काया पलट की। मेरा ये भेष भगवान की देन है। सावरी के सच्चे बोल दोनों माँ बेटी की भटक खोल देते हैं। आज सावरी की सूरत गांव की सबसे सुंदर लड़की की श्रेणी में शुमार है। सच है साथियों, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता।